नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिनव जौहरी। मैं एक लेज़र प्रोक्टोलॉजिस्ट, जनरल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन यहाँ बरेली में शुभम अस्पताल। आज हम लोग जो बात करने जा रहे हैं वो एक बड़ी कॉमन बीमारी है जिसको हम पाइल्स के नाम से जानते हैं। कुछ लोग इसको अलग अलग लैंग्वेजेस में कुछ बवासीर बोलते हैं, कुछ फिशर बोलते हैं, कुछ फिस्चुला बोलते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते कि ये तीनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। बवासीर अलग चीज़ होती है, फिशर अलग चीज़ होती है और फिस्चुला अलग चीज़ होती है। जो बवासीर है इसी को हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज में पाइल्स के नाम से जानते हैं। और ये एक लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली से होने वाली बीमारी है। और इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो हम आपको बताएंगे कि यही वो परेशानी है जो सबसे ज़्यादा लोगों को आजकल के टाइम में, क्योंकि जिस तरीके की जीवन शैली हम लोगों की हो गई है तो उसमें क्या है, लोग ज़्यादातर बैठने वाला काम करते हैं, ऑफिस वर्क करते हैं, बहुत समय तक पानी नहीं पीते हैं, फाइबर का भी ध्यान नहीं रखते हैं। तो ये एक जीवन शैली बन गई है क्योंकि ऑफिस वर्क बहुत ज़्यादा हो गया है। जो ये हेमरॉइड्स होते हैं या बवासीर होती है या पाइल्स होती है, एक ही चीज़ होती है। ये क्या हो जाता है, ये खून की नसें होती हैं जो हमारे गुदा द्वार में होती हैं, जो सूज जाती हैं। सूजने की वजह से वो कभी कभी बाहर भी निकल आती हैं गुदा द्वार से। ये कई बार काफ़ी दर्द भी हो सकता है और कुछ लोगों को बड़ा अनकंफर्टेबल यानी कि बड़ा असहज लगता है बैठने में। और कई बार जब ये थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाए तो लोगों को ब्लीडिंग भी हो सकती है। तो होता क्या है कि हम सारे लोग जो ये नसें हैं, खून की नसें हैं, इनके साथ पैदा होते हैं, जिनको हम लोग हेमरॉइडल वेसल्स बोलते हैं। ये हेमरॉइडल वेसल्स होती सबके अंदर है, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनमें ये खून की नसें सूज जाती हैं, जिनमें ये खून की नसें एनलार्ज हो जाती हैं और जिसकी वजह से ये कुछ सिम्टम्स करती हैं। जो सिम्टम्स अभी हमने बात करी कि कुछ लोगों को खून आ सकता है, कुछ लोगों को मस्से बन सकते हैं। अब अगर हम ये सवाल पूछें कि वाकई में ये पाइल्स होता क्या चीज़ है, जैसे अभी मैंने बताया, ये बड़ा कॉमन है, ये बहुत सारे लोगों को आजकल होता है। और आप ये समझिए, अगर हम लोग हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में बात करें तो हर इंसान जो 50 साल का होने वाला है उसमें 50% व्यक्तियों को ये बीमारियों से वो कभी ना कभी ग्रसित होंगे। ये हिंदुस्तान के कंटेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं। इसका ये मतलब हुआ ये बहुत कॉमन बीमारी है और हम लोग में से किसी को भी ये बीमारी हो सकती है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स को ज़्यादा होता है या मेल्स को ज़्यादा होता है, दोनों सेक्स में ये एक बराबर इसका प्रीडोमिनेंस है। एक चीज़ बहुत ज़रूरी है जो बताने वाली है कि प्रेगनेंसी एक ऐसा समय है फीमेल्स के लाइफ में जिसमें ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा उन लोगों को ये बीमारी ज़्यादा हो सकती है जो बहुत ज़्यादा ओवरवेट हैं, जिनका वज़न बहुत बड़ा हुआ है, मोटापे से जो ग्रसित हैं, उन लोगों को ज़्यादा हो सकती है। जो ओल्ड एज में हैं या फिर बहुत कम फाइबर डाइट लेते हैं या बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टॉयलेट सीट पे बिताते हैं। कई बार ऐसे लोगों को भी ये बीमारी होती है जो लैट्रिन करते समय पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं। तो ये सारी वजहें हो गई जिनकी वजह से ये पाइल्स होता है। अब अगर और हमको वजह समझनी है तो इसको हमको एक चीज़ से समझना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हम गुदा द्वार पे प्रेशर देंगे उतना ज़्यादा ये खून की नसों में प्रेशर आएगा, जिसकी वजह से ये खून की नसें फूल जाती हैं, जिसको हम लोग बवासीर, पाइल्स या हेमरॉइड्स बोलते हैं। तो होता क्या है कि ये जो पेल्विक प्रेशर है, जो हमारे गुदा द्वार पे जो प्रेशर पड़ रहा है, ये दो कारणों की वजह से ज़्यादा होता है। जिन लोगों का वज़न ज़्यादा हो उनको ये प्रेशर ज़्यादा रहता है। प्रेगनेंसी में भ्रूण होता है पेट के अंदर तो उसकी वजह से भी ये प्रेशर ज़्यादा होता है। इसके अलावा जो लोग बहुत देर तक ज़ोर लगाते हैं लैट्रिन में उनको ये प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है। या बहुत ज़्यादा वज़न उठाना जिनका रोज़ का काम है उन लोगों का भी ये प्रेशर बढ़ा रहता है। अब अगर कोई ये पूछे कि अगर मेरे को पाइल्स हैं तो मेरे को कैसे पता चलेगा, यानी कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ पाइल्स, सिम्टम्स क्या होते हैं, कोई आदमी पाइल्स की बीमारी से ग्रसित है तो उनको क्या लक्षण होंगे, लक्षण क्या होंगे इसके लिए। तो लक्षण जैसे दो तरीके के पाइल्स होते हैं या हेमरॉइड्स होते हैं। जैसे मैंने कहा ये खून की नसें होती हैं, तो कुछ खून की नसें अंदरूनी भाग में होती हैं गुदा द्वार के, कुछ खून की नसें बाहर के भाग में होती हैं गुदा द्वार के। तो जैसे जैसे ये खून की नसें ग्रसित होंगी उसी हिसाब से हमको सिम्टम्स होंगे। तो अगर हम इंटरनल हेमरॉइड्स की बात करें तो ये बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि इनमें दर्द होता है, इनमें दर्द नहीं होता। ये एक
सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं पेनलेस ब्लीडिंग। पेनलेस ब्लीडिंग का मतलब उस ब्लीडिंग जिसमें कोई दर्द नहीं होता। इसके अलावा ये कभी कभी क्या होता है, इनका अगर साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए तो ये बाहर निकल के आ सकते हैं, जिसको हम लोग प्रोलैप्स इन पाइल्स बोलते हैं। प्रोलैप्स का मतलब हो गया कि जो खून की नसें हैं वो फूल के बाहर आ गई, जिसको कुछ लोग मस्से की भाषा में बोलते हैं। उसके अलावा क्या होता है कि कई बार आपको ऐसा भी महसूस करना पड़ सकता है कि आप अपना जो मस्सा बाहर निकल के आया उसको आप उंगली से अंदर भेज सकते हैं। ये भी इंटरनल हेमरॉइड्स का ही एक लक्षण है। इसके अलावा जो भी ब्लीडिंग होती है वो इंटरनल हेमरॉइड्स में काफ़ी ज़्यादा होती है। जिन लोगों को ब्लीडिंग होती है उनको इंटरनल हेमरॉइड्स में अच्छी खासी ब्लीडिंग होती है। अब अगर हम बात करें बाहरी क्षेत्र में, अगर ये हेमरॉइडल वेसल्स बढ़ी हुई हैं यानी कि एक्सटर्नल हेमरॉइड्स हैं, तो एक्सटर्नल हेमरॉइड्स में क्या होता है कि सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है वो ब्लीडिंग के साथ पेन की होती है। पेन का कारण क्या है कि एक डेंटेट लाइन है जो अभी आपको फोटोग्राफ में दिख रहा होगा। ये डेंटेट लाइन के नीचे की जो भी हमें बीमारियां होती हैं उनमें पेन होता है, और डेंटेट लाइन के ऊपर की जो भी बीमारियां होती हैं उन्हें हमें पेन नहीं होता। तो इसी से हम लोग बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि इंटरनल हेमरॉइड्स यानी कि डेंटेट लाइन के ऊपर के हेमरॉइड्स, एक्सटर्नल हेमरॉइड यानी कि डेंटेट लाइन के नीचे के हेमरॉइड्स। तो हेमरॉइड जो डेंटेट लाइन के नीचे होंगे उनमें जाहिर सी बात है कि उसमें हमें पेन ज़्यादा होगा। एक तो पेन होता है, दूसरी बात कभी कभी कुछ लोगों को ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये बात हुई हमारे लक्षणों की। अब अगला सवाल आता है कि ये अगर पाइल्स हो जाती है तो हमें डॉक्टर के पास अगर हम जाते हैं तो हमें पता कैसे चले कि ये पाइल्स हो गया है हमें। तो डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए क्या करेगा? तो डॉक्टर डायग्नोसिस के लिए सबसे पहले एक चीज़ होती है डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, यानी कि वो आपकी गुदा द्वार में अपनी उंगली डाल के एक जली लगाने के बाद, ताकि आपको एक पोजीशन देंगे जिससे आपको ये परेशानी ना हो कि आपको दर्द हो रहा है, तो जली डाल के हम लोग उस जगह को मतलब एसेस करते हैं, एग्जामिन करते हैं। तो उससे हमें क्या पता चलता है कि भाई कोई मस्से हैं या फिर कोई फिशर की बीमारी है या फिस्टुला की बीमारी है, या बीमारी के कौन से ग्रेड पे आप आए हैं। तो ये चीज़ बड़े आराम से डॉक्टर बता सकता है, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। ये पहली चीज़ हुई। दूसरी चीज़ ये होती है कि कुछ लोगों को डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन में नहीं पता चल पाता कि भाई अगर छोटे ग्रेड का कोई हेमरॉइड्स है, तो उसमें क्या होता है, हम लोग प्रोक्टोस्कोप डाल के अंदर देखते हैं, जिसको हम लोग एनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी बोलते हैं। इसके अलावा अगर कोई और बड़ी बीमारी है, जैसे हमें लग रहा है कि कोई पेशेंट को बड़ी आंत के अंदरूनी भाग में कोई बीमारी है, यानी कि ये रेक्टम और रेक्टम से भी ऊपर, तब हम लोग सिग्मोइडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी नाम की दो जांचें हैं जिनका हम लोग फ़ायदा ले सकते हैं। इन जांचों में दूरबीन द्वारा पूरी की पूरी बड़ी आंत का जायज़ा लिया जाता है। तो ये तो बात हो गई कि हम पाइल्स को कैसे डायग्नोस करते हैं। अब डायग्नोसिस से पहले मैंने आपको बताया कि हम लोगों को ये भी पता करना होता है कि कौन से ग्रेड की पाइल्स हैं। तो पाइल्स कैसे अलग अलग टाइप्स होते हैं और कैसे अलग अलग ग्रेड्स होते हैं, इसका बड़ा सिंपल सा एक तरीका है। जैसे मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल हेमरॉइड्स होते हैं, इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं, वैसे पाइल्स भी एक्सटर्नल और इंटरनल हो सकती हैं। एक्सटर्नल, इंटरनल एंड प्रोलैप्स, ये 3 तरीके की पाइल्स होती हैं। तो इंटरनल पाइल्स मतलब जो अंदर इंटरनल हेमरॉइड्स की वजह से है, एक्सटर्नल पाइप मतलब एक्सटर्नल हेमरॉइड्स की वजह से है। लेकिन प्रोलैप्स पाइल्स वो पाइल्स होती हैं जो ग्रेड 4 पाइल्स होती हैं, इंटरनल वाली, जो बाहर निकल के आ जाती हैं, जिसको हम लोग प्रोलैप्स पाइल्स बोलते हैं। तो अगर आप देखें ग्रेड ऑफ हेमरॉइड्स, यहाँ पर आपको फोटोग्राफ में जो दिख रहा है, उस फोटोग्राफ में 4 ग्रेड के आपको हेमरॉइड्स दिख रहे हैं। जो ग्रेड 1 हेमरॉइड है उसमें क्या दिखाया है कि जो खून की नस है वो थोड़ा सा फूली हुई है और डेंटेट लाइन के ऊपर है। जो ग्रेड 2 है उसमें क्या है, खून की नस फूल के डेंटेट लाइन तक पहुंच गई है, लेकिन जब मोशन करते हैं तो वापस अपने आप ही वो वापस चली आती है। जो ग्रेड 3 पाइल्स होते हैं उसमें क्या होता है कि पाइल मास जो होता है वो बाहर आता है, हमको उंगली से अंदर पहुंचाना पड़ता है। और ग्रेड 4 पाइल्स वो पाइल्स में होते हैं जो डेंटेट लाइन के तो नीचे होते ही हैं, लेकिन हम उंगली से भी चाहें तो वो वापस ऊपर नहीं जा पाते। तो ये अलग अलग ग्रेड्स की हमने बात करी, और इन्हीं ग्रेड से ये डिसाइड होता है कि पेशेंट को हमको किस तरीके से ट्रीट करना है। तो यही आपके डॉक्टर जो हैं वो डिसाइड करेंगे कि आपको कौन से ग्रेड के पाइल्स हैं या हेमरॉइड्स हैं, और उसी हिसाब से आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। तो ये तो बात रही कि आप डॉक्टर के चेम्बर में जाके क्या एक्सपेक्ट करें, लेकिन हम ऐसा घर पे क्या कर सकते हैं जिससे हमें ये परेशानी से प्रिवेंशन, यानी कि हम इनसे बच सकें
और इससे आराम ले सकें। तो जो सबसे पहली दो चीज़ें हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, वो सीधी इस चीज़ से पता चलता है कि हमको पाइल्स होती क्यों है। पाइल्स हर उस इंसान को होती है जो बहुत हार्ड स्टूल्स होते हैं जिनके, यानी कि लेटरिन टाइट होती है और बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाते हैं। तो इन दोनों चीज़ों से बचने के लिए हम दो अच्छी चीज़ें कर सकते हैं जो अपनी जीवन शैली पे हम चेंजेस कर सकते हैं। उसमें पहली चीज़ है, एक तो हम पानी ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पिएं। दूसरा, हम लोग हर ऐसा प्रोडक्ट लें जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है। फाइबर यानी कि रेशेदार चीज़ें। तो फाइबर किन चीज़ों में ज़्यादा होता है? फाइबर हर उस चीज़ में ज़्यादा होता है जो पकी हुई नहीं है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सैलड्स। तो इन सब चीज़ों को हम लोग फाइबर का एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट मान सकते हैं। बहुत अच्छा क्वांटिटी में इसमें फाइबर होता है। फाइबर के अलावा हम लोग एक और चीज़ ले सकते हैं, ईसबगोल की भूसी, यानी कि ईसबगोल हस्क। दैट इज़ ऑल्सो अ नेचुरल, ये भी एक नेचुरल सोर्स ऑफ फाइबर है। इसको भी लेके हम लोग अपना कॉन्स्टिपेशन को आराम दे सकते हैं। तो जो ये दो चीज़ें हो गई मेन, एक पानी ज़्यादा पीना और एक फाइबर ज़्यादा लेना, ये तो हमारी जीवन शैली में, खाने में हम चेंजेस ला सकते हैं। इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? जो हमारी पाइल मास है उसको कम करने के लिए हम एक बड़ा टब में गुनगुना पानी लेके और लेटरिन की जगह उसमें डुबा के 15 मिनट बैठ सकते हैं। इसको सिट्स बाथ का नाम दिया गया है। तो हम सिट्स बाथ कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग अपनी जो गुदाद्वार है उसकी साफ़ सफाई बहुत जेंटली और बहुत आराम से करें ताकि कोई चोट ना लगे और ये हेमरॉइड जो हैं वो ब्लीड ना करें। इसके अलावा जो होम ट्रीटमेंट है उसमें हम और क्या कर सकते हैं? हम लोग यही सारी प्रिवेंटिव मेजर्स जो मैंने अभी आपको बताए वो लें। उसके अलावा कुछ हम लोग दर्द की दवाइयाँ ले सकते हैं और कुछ क्रीम्स मिलती हैं बाज़ार में, वो लगा सकते हैं। हालांकि जब आप डॉक्टर के पास विज़िट करेंगे तो डॉक्टर आपको क्रीम बताएंगे। इसके अलावा ट्रीटमेंट जो होता है वो दो तरीके से, जो फाइनल ट्रीटमेंट है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो जो ट्रीटमेंट देंगे उसमें दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। ये तब डिसाइड होगा जब आप एक बार डॉक्टर के पास असेसमेंट कराएंगे। तो कौन से दो तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं? तो पहला ट्रीटमेंट जो होता है वो डे केयर प्रोसीजर्स होते हैं, जिसमें आप जिस दिन अस्पताल जाते हैं उसी दिन आपकी छुट्टी हो जाती है। और दूसरा होता है सर्जिकल प्रोसीजर्स। सर्जिकल प्रोसीजर मतलब जिसमें बड़ी सर्जरी होती है, अगर आप ज़्यादा परेशानी में हैं, ज़्यादा बड़ी हेमरॉइड्स हैं। अगर हम डे केयर प्रोसीजर्स की बात करें तो जो सबसे पुराना डे केयर प्रोसीजर है वो है रबर बैंड लाइगेशन। ऐसे आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो खून की नस बाहर आ रही होती है उसके मुहाने पे जहाँ से वो खून की नस निकल रही होती है वहाँ हम एक रबर बैंड लगा देते हैं ताकि वो खून की नस में खून का प्रवाह बंद हो जाए और समय के साथ वो खून की नस झड़ जाए, जैसे आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं। ये एक ऑफिस प्रोसीजर है और ये उन पेशेंट्स में किया जाता है जिन पेशेंट्स में हम कुछ और नहीं कर सकते, यानी कि पेशेंट बहुत ओल्ड एज पेशेंट है, किसी पेशेंट को क्रॉनिक लिवर डिजीज़ है, किसी पेशेंट का खून इतना पतला है कि कोई और सर्जरी नहीं हो सकती। ख़ास तौर से उन पेशेंट्स में ये ऑपरेशन करना चाहिए। उसके अलावा दूसरा जो एक और नया मेथड है, अब तो खैर नया नहीं है, इंफ्रारेड कोएगुलेशन एक मेथड है जिससे हम क्या करते हैं, इंफ्रारेड एनर्जी की मदद से इस खून की नस को सुखाने की कोशिश करते हैं। स्क्लेरोथेरेपी ये काफ़ी ज़्यादा जो प्रचलन में है प्रोसीजर। इसमें क्या होता है, एक टीका लगा दिया जाता है खून की नस में स्क्लेरोजेंट एजेंट का। कई तरीके के स्क्लेरोजेंट एजेंट बाज़ार में आते हैं, जैसे पॉलीडोकेनॉल हो गया। ये बहुत सारी जगहों पे लोग छोटी छोटी क्लिनिक्स में लगा देते हैं, लेकिन मेरा सिर्फ ये कहना है, इसमें हमेशा एक ख्याल रखना चाहिए कि वही क्लिनिक में जाएं जहां आप ये समझ रहे हैं कि वहाँ सिरिंजेस चेंज हो रही हैं, वहाँ साफ़ सफाई का अच्छा ख्याल रखा जा रहा है। ये एक थोड़ा सा पेनफुल प्रोसीजर है और अब ये भी काफ़ी पुराना प्रोसीजर हो चुका है। एक ये सबसे ज़्यादा नया प्रोसीजर है लेज़र अब्लेजन। लेज़र अब्लेजन काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आजकल मिलते हैं लेज़र अब्लेजन से, जैसे आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं। इसमें लेज़र एनर्जी की मदद से इस खून की नस को सुखा दिया जाता है और इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगले दिन पेशेंट घर चला जाता है, 3 से 4 दिन में खून की नस बिल्कुल सूख जाती है और 7 से 8 दिन में आप बिल्कुल आराम से अपना काम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर जो मैंने आपको बताए ये डे केयर प्रोसीजर्स हैं। इसके अलावा सर्जिकल ऑप्शंस भी होते हैं। तो सर्जिकल ऑप्शन में जितने भी ऑप्शंस हैं इनमें थोड़ा ज़्यादा काट पीट होती है क्योंकि सर्जरी इसमें इन्वॉल्व होती है और आजकल जो है वो डे केयर प्रोसीजर्स का ज़्यादा प्रचलन है। जैसे आप फोटोग्राफ में देख रहे हैं, ये हेमरॉइडेक्टमी है।
इसमें क्या है, जितने भी खून की नसें हैं उनको काट के निकाल दिया है। परेशानी इसमें सबसे ज़्यादा क्या है कि इसमें बहुत बड़ा घाव बनता है, समय लगता है इस घाव को सूखने में। उसके अलावा ये कुछ समय पहले स्टेपलर हेमरोइडेक्टमी नाम का एक प्रोसीजर है, जिसमें पूरा का पूरा आपका जो लेट्रिन का गुदा द्वार है उसके अंदर की जगह जहाँ हेमरोइड्स हैं वहाँ का पूरा हिस्सा एक साथ निकाल दिया जाता है स्टेपलर करके। तो ये भी एक प्रोसीजर है जो काफ़ी प्रचलन में रहा पिछले सालों, लेकिन आजकल के टाइम में लेज़र प्रोक्टोलॉजी का सबसे ज़्यादा चलन है। तो मेरी तरफ से यही सारे आप लोगों को जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता था, और मैं चाहता हूँ आप इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद हो सके। थैंक यू सो मच।